जिनको इशू है एक मिनट सर, ये बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट सर क्लियर कर दें। जी, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आगे ऑर्गेनिक में, ठीक सर, ये पास या वाला मैं यूज एनर्जेटिक्स में करा दूंगा, किसी एक जगह करा दूंगा। ठीक है सर। सर ये प्लानर का बता दें, ये जो लिखा हुआ है ऊपर जो सवाल नहीं है एमसीक्यूज में, ऊपर करें सर। प्लेनर का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्लेनर स्ट्रक्चर दो होते हैं, एक लीनियर और एक ट्राइगोनल। जिस मॉलिक्यूल में लीनियर या ट्राइगोनल होगा वो प्लेनर होगा। C2Cl4 यहाँ प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब आप इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाते हैं तो इसमें एक कार्बन की सराउंडिंग में 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और 3 बॉन्ड पेयर्स का मतलब ये है कि शेप विल बी ट्राइगोनल अराउंड ईच कार्बन एटम, और ट्राइगोनल का मतलब ये होता है कि शेप विल बी प्लेनर। दो स्ट्रक्चर होते हैं प्लेनर, एक ट्राइगोनल और एक लीनियर। प्लेनर का मतलब होता है कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, नथिंग इज आउटसाइड द प्लेन। नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये एक और क्वेश्चन था नहीं सर, जब चार्ज इंक्रीज होता है किसी मेटल पर तो वो मोर लाइकली टू बिहेव एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह का कुछ लिखा हुआ था। जी, ये हम पीरियोडिसिटी में पढ़ेंगे। ठीक है सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये एमसीक्यू नंबर 48 है शायद। ये MCQ नंबर 48। What could be the responsible for this difference in boiling point? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 14 and 14, लेकिन अब उसने पूछा है कि कौन सा इसमें से ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हैव अ परमानेंट डाइपोल, द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर नॉट पोलर। ये करेक्ट आंसर है ए। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, और जहां पोलर बॉन्ड होता है वहां परमानेंट डाइपोल जनरेट होते हैं, जबकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और इसमें परमानेंट डाइपोल्स मौजूद नहीं है। इसलिए इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में अट्रैक्टिव फोर्सेस एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ज्यादा है। ऑल्दो के दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पर डाइपोल बनने की वजह से यहाँ परमानेंट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी मौजूद है अलोंग विद वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है सर ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता ना? नहीं। सर हेलो। सर जी, नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 49 करा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 में आप देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की सराउंडिंग में 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं और एक लोन पेयर होता है। तो 3 बॉन्ड्स
पेयर एंड वन लोन पेयर का मतलब है शेप विल बी पिरामिडल, और पिरामिडल शेप का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 होता है। कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए यानी 4 बॉन्ड पेयर्स, 4 बॉन्ड पेयर्स का मतलब ये है कि 109, और यहाँ कार्बन का डबल बॉन्ड है, अगेन सराउंडिंग पेयर 3 हैं, और ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो उसने पूछा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो नाइट्रोजन वाला है 107, देन 109 एंड देन 120। तो x, y and z, smallest x, then y, then z। ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट, सर y का एंगल कितना है? y का 16 एंगल सर y में सराउंडेड बाय 4 है तो 109 होगा, 4 बॉन्ड पेयर्स। कार्बन के साथ जब 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो इसका मतलब है कि टेट्राहेड्रल 109 डिग्री। सर चैटिंग बॉक्स में कुछ बच्चों ने सवाल लिखे हुए हैं, वो आप देख लें, उन्होंने भेजे मैसेज में। ये मैंने 49 बता दिया, 24 भी बता दिया था, यही 2 क्वेश्चंस हैं। एक 30 है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 एंड 30। 30 में भी बेटा यही वाली कहानी है। सल्फर के साथ 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर के केस में बॉन्ड एंगल जो बनता है वो 104 बनता है। कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पेयर हैं 109, और नाइट्रोजन के साथ 1 लोन पेयर है तो 107। तो बेसिकली ये लार्जेस्ट यहाँ पे जो है वो 109 है, और 109 के बाद जो है वो स्मॉलेस्ट जो होगा वो सल्फर में होगा x। तो y, z and x would be the correct answer। y, z and x। सर ये 22 आप फिर से समझा देंगे? 22 24 अभी थोड़ा सा आपको ट्रबल होगा, 24 अभी छोड़ दे, नहीं 24 तो कर सकते हैं। नहीं सर, 24 में बी 22 करेक्ट है। 22 24 किसी ने पूछा है, 24 में बी करेक्ट है, क्योंकि आप देखें ये p ऑर्बिटल का शेप है, डम्बल इन शेप, और ये सेंटर में न्यूक्लियस है। तो 2 पैरेलल ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। और 22 में जो है वो PH3 मॉलिक्यूल है। तो PH3 मॉलिक्यूल में मैंने आपको कहा था कि एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 109 से कम होगा, तो करेक्ट आंसर जो क्लोजेस्ट है वो 104 है। ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है 54। सर 16 भी एक दफा देख लें। 31 का करेक्ट आंसर जो है वो बी है। तो लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल वहां होती है जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर एक तरफ ऑक्सीजन है और 2 तरफ हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेगा बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए जो है वो ओवरऑल डाइपोल जो है वो मॉलिक्यूल बी में ज्यादा होगी। 16 देख लें सर। 16 भी अभी नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक के बाद होगा। नेक्स्ट। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो बोलो बोलो। सर, एक क्वेश्चन है मेरा। सर ये हाइड्रोजन मतलब जब स्टेट चेंज होती है उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक या स्ट्रांग होती जाएगी जब जो है वो मेल्टिंग या बॉइलिंग होगी।
जब मेल्ट होगा तो इसका मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी जैसे सर जैसे फॉर टेम्परेचर एग्जांपल बढ़ता अगर जाएगा। वाटर की मिसाल लें हम, तो सॉलिड में ज्यादा होगी और जब ये गैस बन जाएगा तो जी तब जी कम हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो था ये किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, पेज नंबर 188 पर है आपकी बुकलेट के। ये एक्चुअली बेटा ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है कि द ग्राफ रिप्रेजेंट हाउ द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल ऑफ कॉपर मेल्टिंग पॉइंट 1085 चेंजेस एज इट इज ग्रेजुअली कूल्ड फ्रॉम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 1200 से ये मेल्टिंग पॉइंट इसका 1085 है, तो जब ये 1200 पे होगा तो इसका मतलब ये है कि ये मेल्ट हो चुका होगा 1085 पर, तो 1200 पर इसका स्टेट जो होगा वो लिक्विड होगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब कूल होना शुरू होगा तो कूल होने के बाद ये फ्रीज होगा। जो मेल्टिंग पॉइंट है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होता है उसी पर वो फ्रीज होता है, और वो जब तक फ्रीज हो रहा होगा, जब तक वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस वक्त तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये जो पॉइंट है कि आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट, तो x इस जगह पर ये लिक्विड होगा, y में ये लिक्विड एंड सॉलिड, क्योंकि वो फ्रीज हो रहा होगा, कुछ लिक्विड होगा कुछ सॉलिड होगा, और z में ये सॉलिड होगा, और T1 वो टेम्परेचर है जहां पर इसकी जो है वो फ्रीजिंग शुरू हो गई है। And state what is happening to the energy movement of the particle in the copper during stage x. स्टेज x में क्या कर रहा है? पार्टिकल एनर्जी लूज कर रहा है। पार्टिकल एनर्जी लूज कर रहा है, इसीलिए उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। एंड एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट एट T1 ड्यूरिंग स्टेज y. स्टेज y में टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट है बिकॉज जो भी एनर्जी है वो यूज हो रही है फ्रीजिंग में, वो फ्रीजिंग में यूटिलाइज हो रही है, इसलिए जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होगी और सब्सटेंस आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज हो रहा होगा, लिहाजा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा टिल के सारा का सारा जो है वो लिक्विड सॉलिड में ना कन्वर्ट हो जाए। सर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी करवा दें इसका, पेपर 2 का। अरे कार्बन के साथ मेरे ख्याल में वो 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। वो 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे उसामा कार्बन के साथ मेरे ख्याल में। अच्छा, कैसे बनाएंगे पाई बॉन्ड? यार वो कॉपी में सर ने कराया नहीं था एक ओवरलैपिंग ऑफ। पीछे तो कुछ और बना हुआ है, पीछे तो पाई बॉन्ड तो नहीं, कुछ और बना हुआ है। वो C2H4 इथीन का सर ने बनाया नहीं था। वही बना हुआ है जो मैंने बनवाया था, आपने शायद उस पर गौर नहीं किया। मुझे क्वेश्चन नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4D, क्वेश्चन पेज नंबर नंबर 4 जी। एक कराया था एस हाइब्रिडाइजेशन में कराया था। अच्छा, जी। अब बेसिकली इसमें जो आपको उसमें नजर आ रहा है जो मार्किंग स्कीम में मैंने आपको बताया था कि जब 2 p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो ये p और p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो हमने जो शेप बनाया था वो कुछ इस तरह का बनाया था, इस तरह का। ये PP ओवरलैपिंग का शेप होता है। यानी बेसिकली ये जो पॉइंट है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। मैंने कहा था कि ऊपर वाली लूप से ओवरलैप करेगी, नीचे वाली लूप से ओवरलैप करेगी। ये सेंट्रल पॉइंट है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा, यानी कि ये 2 एरिया में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए बुक के अंदर आपको जो है वो कुछ इस तरह से मैंने बनवाया था, इस तरह से बना हुआ मिलेगा मार्किंग इसकी। तो ये बेसिकली पाई बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर और नीचे 2 अलग अलग पाई बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड एक ही है। ये जस्ट जो है वो शो कर रहा है कि यहाँ पर अपर एरिया से ओवरलैप कर रहा है, लोअर एरिया से ओवरलैप कर रहा है।
अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये 7 के शुरू के 2 पार्ट जो है वो नहीं समझ में आ रहे। आउटलाइन ये अभी आपने पढ़ना है। अच्छा कुछ चीजें जो है वो बॉन्डिंग की पीरियोडिसिटी से लिंक्ड हैं, इसलिए जो है वो क्वेश्चन के साथ कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जेन्युइन है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। सर ये किटीन वगैरह भी उसमें ही है ना ऑर्गेनिक में? किसमें? जो एक क्वेश्चन नंबर 6 था किटीन का था, वो ऑर्गेनिक में ही आएगा ना? क्वेश्चन नंबर 6 कीटीन का है। नहीं, ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड तो नहीं है। पार्ट 2। पार्ट 2 हाँ ऑर्गेनिक से रिलेटेड जी। है। A1 ऊपर हो वाले तो जाना एंगल चाहिए बता, आपसे, A2 नहीं होगा। ऊपर वाले तो एंगल बताने। जी वो हो जाना चाहिए। ठीक है हो गया। ठीक है जी, और कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके जी, तो अब जो है वो मैं आपको जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली पीरियोडिसिटी का चैप्टर है जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पीरियोडिसिटी में अच्छा जी ठीक है, बिल्कुल जो है वो एक्स्ट्रा क्लास मोल्स की मैं जो है वो आपको बता देता हूँ। मैं जो है वो किसी भी दिन अरेंज कर लूंगा, बताता हूँ मैं आपको। सर जी रिएक्शन काइनेटिक्स जैसे अक्टूबर नवंबर वालों ने हमने नहीं पढ़ा था, तो आप ये पढ़ा देंगे ना? बेटा, वो आप लोग ये एक्स्ट्रा क्लास हो रही हैं जिन लोगों ने अक्टूबर नहीं हो नवंबर रही मिस किया है। सर, केमिस्ट्री की नहीं हो रही, बाकी फिजिक्स और मैथ्स की हो रही है। केमिस्ट्री की क्यों नहीं हो रही? उनका भी तो टाइम टेबल लगा हुआ है। नहीं यार, केमिस्ट्री की नहीं हुई ना, केमिस्ट्री की। अच्छा चले, मैं चेक करता हूँ कि क्या मसला है। मोल्स और रिएक्शन काइनेटिक्स हमारा छूटा हुआ है, वो हो ही नहीं रहा, वो मिड टर्म में आना भी है। अच्छा ठीक है, देखते हैं, करते हैं कुछ। अच्छा बेटा, अब ये पीरियोडिसिटी जो है ये हमारा चैप्टर है जो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिसिटी बेसिकली हम पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उनको कहते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स का क्या मतलब है कि ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन अ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज का वेरिएशन आता है, जो पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज का जो वेरिएशन आता है, यानी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, कहीं बढ़ती हैं कहीं कम होती हैं। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप कुछ और होती है, अलॉन्ग द पीरियड कुछ और होती हैं, और एक खास गैप के बाद फिर वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी का रिपीट होना है एक सर्टेन टाइम के बाद, उस ट्रेंड को जो हम डिस्कस करते हैं ये ट्रेंड कहलाता है पीरियोडिसिटी। तो ट्रेंड ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से बिहेव करेगी, शायद आपको याद हो जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था उस वक्त आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था। तो वो जो ट्रेंड हमने डिस्कस किया था उसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं, यानी वेरिएशन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन अ पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहली बात जो है इसमें वो है कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप जो है वो हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब भी आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं
तो वो तमाम एलिमेंट जो टॉप टू बॉटम एक लाइन में होते हैं, वो तमाम के तमाम एलिमेंट एक ही ग्रुप के मेंबर्स कहलाते हैं। तो वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, इसे हम कहते हैं ग्रुप। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने ग्रुप 1 के मेंबर्स लिए हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में अब 18 ग्रुप्स हैं। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है तो जो बुकलेट आपके पास मौजूद है उसमें लास्ट पेज पर पीरियोडिक टेबल मौजूद है। ये पीरियोडिक टेबल ओ लेवल की पीरियोडिक टेबल से मुख्तलिफ है। इसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसके बाद ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 18 तक जो है वो तमाम एलिमेंट जो ग्रुप 3 से ग्रुप 18 तक हैं, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और फिर 13 से लेकर 18 तक वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो आपका जो सिलेबस है जिसमें हमें पीरियोडिसिटी कवर करनी है वो मेनली ग्रुप 1, 2 और फिर 13 से लेकर 18 तक। तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो मेंबर्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और वो इस वेरिएशन के अंदर इंक्लूड नहीं होते। अच्छा जनाब, अब मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 के कुछ मेंबर्स लिखे हैं। जैसे लिथियम प्रोटॉन नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s1। सोडियम प्रोटॉन नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 3s1 हो रही है। पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1। तो अब आप ये देखिए कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, इन ग्रुप के मेंबर्स में जो आपको एक बात कॉमन नजर आ रही है वो ये नजर आ रहा है कि सबके वैलेंस शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ये देखें पॉइंट, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये ग्रुप का कैरेक्टर है। आप पीरियोडिक टेबल का कोई भी ग्रुप ले लें, तमाम के तमाम ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के आपको ये चीज नजर आएगी कि जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। कि इनके वैलेंस शेल में यानी आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। दूसरी बात, अगर आप एक और चीज ऑब्जर्व करें कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हुए नंबर ऑफ ऑर्बिट जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट आप देखें इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये वाली बात भी मैंने लिखी है कि ये भी ग्रुप का कैरेक्टर होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप। उसके बाद साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम जो है वो हमेशा इंक्रीज करता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली साइज ऑफ द एटम जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये भी ग्रुप का एक कैरेक्टर है कि जब भी आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, चाहे आप पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप की बात करें, उसमें हमेशा डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है। अगली चीज ये है कि डाउन द ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। ग्रुप का ये कैरेक्टर होता है कि ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होती हैं कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए होती हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से साइज ऑफ द एटम जो है वो बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिफर करती हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ द एटम, मास, सब चीजें इंक्रीज होती हैं। इस वजह से जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमेशा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मिलेगा। तो ये ग्रुप के कैरेक्टर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब एक आपको मैं डिफरेंट या नई बात करने जा रहा हूं, और वो ये है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल मस्ट शो सम वेरिएशन विद द अदर मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप। ऑब्जर्व ये किया गया है कि किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। डिफरेंट बिहेवियर का मतलब ये है कि वो कुछ वेरिएशन शो करता है, यानी जो प्रॉपर्टीज जो है उस ग्रुप की होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को तो वो शो करता है, लेकिन उनमें से चंद प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनसे वो वेरिएशन शो करता है। और ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में होता है। पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से थोड़ी सी वेरिएशन शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज में वो वेरिएशन शो करता है, और उसकी वजह ये होती है कि वो साइज में छोटा और उसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम बड़ा होता है, और जब एटम साइज में छोटा होता है तो वहां अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होती है। तो अट्रैक्शन ज्यादा और साइज छोटा होने की वजह से ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप ये अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से कुछ वेरिएशन शो करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज वो वही शो करता है जो प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के मेंबर्स की होती हैं, लेकिन चंद ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर ये जो लिथियम कार्बोनेट है, इट इज लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, या लेस स्टेबल, रूम टेम्परेचर भी हटा दें, लेकिन जो ग्रुप 1 के बाकी कार्बोनेट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन ग्रुप 1 के बाकी कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। लिथियम ग्रुप का पहला मेंबर है, लिथियम का कार्बोनेट लेस स्टेबल होता है, जबकि ऑल अदर कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। लिथियम कार्बोनेट जो है वो लेस स्टेबल होता है, while all other carbonates of group 1 are stable at room temperature. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बेरिलियम क्लोराइड इस कोवेलेंट, अब बेरिलियम ग्रुप 2 का पहला मेंबर है और बेरिलियम का क्लोराइड कोवेलेंट होता है, while other chlorides of group 2 are ionic. बेरिलियम क्लोराइड जो है वो कोवेलेंट होता है, while other chlorides of group 2 are ionic. बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट होता है, जबकि दूसरे क्लोराइड्स जो हैं ग्रुप 2 के वो आयोनिक होते हैं। जी मॉस, ऐसा क्यों सर? सर ऊपर जरा से कीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा एक लाइन रह गई। सर ऐसा क्यों है? ऐसा मैंने बता दिया बेटा, इसकी वजह इसका स्मॉलर साइज है। स्मॉलर साइज है इसलिए इसमें डिस्टॉर्शन की एबिलिटी बाकियों के मुकाबले में डिफरेंट होती है। किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो नेगेटिव आयंस को ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है कंपाउंड की। और किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो डिस्टॉर्शन ज्यादा होने की वजह से उसमें आयोनिक कैरेक्टर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। डाउन द ग्रुप जो है वो आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो ग्रुप का जो पहला मेंबर है उसकी डिस्टॉर्शन एबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अच्छा, अब एक और चीज इसके अंदर देखी गई है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप शोज सम सिमिलैरिटीज विद इट्स डायगोनल नेबर, यानी वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से कुछ वेरिएशन शो करता है और वो अपने डायगोनल नेबर के साथ सिमिलैरिटी शो करता है।
डायगोनल नेबर का मतलब होता है नेक्स्ट ग्रुप का सेकंड मेंबर। डायगोनल नेबर का मतलब होता है नेक्स्ट ग्रुप का सेकंड मेंबर। ठीक है, डायगोनल नेबर का मतलब होता है नेक्स्ट ग्रुप का सेकंड मेंबर। अब जैसे आप देखें, मैंने यहां शो किया है कि लिथियम और सोडियम सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम सेम ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के डायगोनल नेबर हैं। यानी लिथियम का डायगोनल नेबर मैग्नीशियम है, नेक्स्ट ग्रुप का सेकंड मेंबर। और ये डायगोनल नेबर का कॉन्सेप्ट सिर्फ पहले मेंबर के साथ आता है। बेरिलियम का डायगोनल नेबर एल्युमिनियम है, बोरॉन का डायगोनल नेबर सिलिकॉन है। तो किसी भी ग्रुप का मेंबर, पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से जरा मुख्तलिफ, और जबकि वो शो करता है सिमिलैरिटीज विद इट्स डायगोनल नेबर, वो अपने इसका क्या डायगोनल आपने नेबर के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। आपने डायगोनल इसकी की क्या वजह ये बताया था? होती है कि डायगोनल नेबर का जो साइज है और डायगोनल नेबर की जो अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इस वजह से वो अपने डायगोनल नेबर के साथ जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम का क्लोराइड कोवेलेंट होता है, एल्युमिनियम का क्लोराइड भी कोवेलेंट होता है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, किसमें? ग्रुप 2 के, या कोई भी ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो अपने डायगोनल नेबर के साथ जो है वो कुछ सिमिलैरिटी शो करता है, और इन्हीं सिमिलैरिटीज को की वजह से हम ये कहते हैं कि ये डायगोनल नेबर के साथ जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज में शेयर करता है। अब यहां पर मैंने मुख्तलिफ ग्रुप के वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने शो की है। ग्रुप 1 के जो मेंबर्स होते हैं उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, वेयर N रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और S1 का मतलब यह है कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2 में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये N की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक कोई भी हो सकती है। लेकिन वो तमाम एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रुप 1 में प्लेस होते हैं। जो एलिमेंट NS2 कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, यानी जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ग्रुप 2 में रखे जाते हैं। जिन एलिमेंट के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप 13 में रखे जाते हैं। जिन एलिमेंट के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप 13 में रखे जाते हैं, ऑल्दो कि ये पहले ग्रुप 3 कहलाता था। जो O लेवल का पीरियोडिक टेबल है उसमें आप इसको ग्रुप 3 कहते थे, अब ये ग्रुप 13 है। तो ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन NS2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है, S के 2 और P का 1। ग्रुप 14 में NS2 NP2 है, ग्रुप 15 में NS2 NP3 है, ग्रुप 16 में NS2 NP4 है, ग्रुप 17 में NS2 NP5 है, और ग्रुप 18 में NS2 NP6 है। ये कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ग्रुप के मेंबर्स जो है वो फॉलो करते हैं। सही, सॉरी, ये N क्या डिनोट कर रहा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है वो पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड जो है वो पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है। यानी जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो तमाम एलिमेंट जो लेफ्ट टू राइट एक ही लाइन के अंदर होते हैं, एक ही हॉरिजॉन्टल रो में होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो सेम पीरियड के मेंबर्स हैं। पीरियड नंबर एक्चुअली आपको शो करता है नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट इन एन एटम। पीरियड नंबर जो है वो किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है।
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है जो पीरियड नंबर होता है। अच्छा, अब पीरियड में क्या होता है? पीरियड की मैं बातें आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने ग्रुप के कैरेक्टर्स आपको बताया, इसी तरह पीरियड के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। पीरियड में सबसे पहली बात ये होती है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट, यानी पीरियड के तमाम मेंबर्स का आउटर ऑर्बिट सेम होता है। जैसे अगर एक एलिमेंट पीरियड नंबर 2 का मेंबर है, तो पीरियड नंबर 2 के मेंबर का मतलब यह है कि उसका आउटर ऑर्बिट 2 होगा। अगर वो पीरियड 3 का मेंबर है तो उसका आउटर ऑर्बिट 3 होगा। अगर वो पीरियड 4 का मेंबर है तो उसका आउटर ऑर्बिट 4 होगा। पीरियड 5 का मेंबर है तो आउटर ऑर्बिट 5 होगा। तो सेम नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट जब होते हैं, ये पीरियड का कैरेक्टर है। इसी तरह से जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, लेकिन अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम नहीं रहते। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अलोंग द पीरियड चेंज होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलोंग द पीरियड चेंज होते हैं। सो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती थी। लेकिन जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेंज होते हैं, अट्रैक्शन की पावर भी चेंज होती है, लिहाजा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। इसी तरह से जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, या जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो भी इंक्रीज होता है। जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट। एक एक करके प्रोटॉन बढ़ता जाता है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर, तो एक एक करके प्रोटॉन इंक्रीज होते जाते हैं। अब मैंने यहां पर आपके सामने पीरियड नंबर 3 के कुछ एलिमेंट्स के, ये जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पास पेपर में आते रहे हैं। पीरियड नंबर 3 का जो पहला मेंबर है, अब सवाल ये कि मैं पीरियड नंबर 3 क्यों कर रहा हूं? पीरियड नंबर 3 आपको इसलिए बता रहा हूं कि पीरियड नंबर 3 हमारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है। पीरियड नंबर 3 हमारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है। लेकिन जो चीजें मैं आपको पीरियड नंबर 3 के बारे में बताऊंगा आगे भी, वो पीरियोडिक टेबल के तमाम पीरियड्स उनको फॉलो करेंगे। पीरियोडिक टेबल के तमाम पीरियड्स उनको फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पर पीरियड नंबर 3 का पहला मेंबर सोडियम है। सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है और इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3s1 है, यानी इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपने ग्रुप 1 का ये मेंबर है और ग्रुप 1 का मेंबर होने के हवाले से आपको याद होगा, आपने ओ लेवल में पढ़ा है कि ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ग्रुप 1 में का आपने डिस्क्रिप्शन ओ लेवल में पढ़ा है कि ये पीरियोडिक टेबल में सॉफ्ट मेटल कंसीडर होते हैं, बट स्टिल सॉफ्ट मेटल होने के बावजूद इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जॉइंट मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो जॉइंट मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। बॉन्डिंग इज मेटेलिक and structure is joint metallic lattice structure. Joint metallic lattice structure होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सोडियम मेटल को मेल्ट करेंगे, जो कि ये कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आप किसी मेटल को मेल्ट करते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग ब्रेक होगी, तो उसका आंसर है मेटेलिक बॉन्डिंग। तो सोडियम मेटल को जब आप मेल्ट करेंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग ब्रेक होगी।
मेटालिक बॉन्डिंग ब्रेक होगी। तो मेटालिक बॉन्डिंग ब्रेक होगी, स्ट्रक्चर विल बी मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। पीरियड नंबर 3 का अगला मेंबर जो है वो मैग्नीशियम है, प्रोटॉन नंबर 12, और इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 है। और 3s2 का मतलब ये है कि ये मेटल है, और मेटल के बाद इसकी जो बॉन्डिंग है वो मेटालिक बॉन्डिंग है, और जो उसका स्ट्रक्चर है वो मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर है। मेटालिक बॉन्डिंग के साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, तो मैं यही बता रहा था आपको कि मैग्नीशियम में भी सेम कंडीशन है, लेकिन सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम में जो है वो मेटल ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। उसकी वजह यह है कि जब मैंने आपको मेटालिक बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ाया था उस वक्त आपको मैंने ये बताया था कि मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। यहाँ इस केस में जो है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में जो, बल्कि सोडियम और मैग्नीशियम की पहले बात करें,
तो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नीशियम का जो मेटालिक बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा एज कंपेयर टू मेटालिक बॉन्ड ऑफ सोडियम। तो मैग्नीशियम का मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है जी, मेटालिक बॉन्ड ऑफ मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एल्यूमिनियम का जहां तक ताल्लुक है तो एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 है। ये भी मेटल है, इसकी भी बॉन्डिंग मेटालिक है और इसका स्ट्रक्चर भी मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप अब तीनों को कंपेयर करें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम की मेटालिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और एल्यूमिनियम का मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन तीनों में सबसे ज्यादा है। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर है, यानी इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप 13 का मेंबर है। ठीक है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन जो ग्रुप 14 का मेंबर है, इसका प्रोटॉन नंबर भी 14 है और इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p2 है और ये मेटलॉइड है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। मेटलॉइड वो होते हैं जो कुछ कंडीशंस में मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, वो शो करते हैं मेटालिक कैरेक्टर अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। सर मेटलॉइड का फिर से बता देंगे, क्या बोला था आपने? अच्छा जी, तो सिलिकॉन में मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड वो होते हैं जो अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर करंट कंडक्ट करते हैं, यानी हर टेम्परेचर पे करंट कंडक्ट नहीं करते। मेटलॉइड जो होते हैं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेटालिक बॉन्डिंग का ताल्लुक ऑक्साइड की लेयर से नहीं होता। तो सिलिकॉन के लेकिन स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है और जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक कार्बन। जो कार्बन में डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, वो डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है। तो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इसीलिए ये जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जो मैंने सिलिकॉन का बनाया है। अब अगर आप सिलिकॉन को मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो सिलिकॉन की मेल्टिंग में जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था वो मेटालिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, लेकिन जो बॉन्ड ब्रेक होगा सिलिकॉन में वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि सिलिकॉन में एटम टू एटम कोवेलेंट बॉन्डिंग है और ये जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो आप इसको जब मेल्ट करना चाहेंगे तो यू शुड ब्रेक जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर, और जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए आपको सिलिकॉन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा और वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आते हैं फास्फोरस पर। फास्फोरस इज द नेक्स्ट मेंबर ऑफ पीरियड नंबर 3। फास्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है और फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s2 3p3। ये इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अब नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर फास्फोरस जो है इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ p4 मॉलिक्यूल इन द नेचर। ये p4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। p4 मॉलिक्यूल का मतलब ये है, जैसे आपने सुना होगा कि हैलोजेंस डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, इसी तरह से ये एक नई बात है आपके लिए कि फास्फोरस नेचर में p4 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
एक मॉलिक्यूल फास्फोरस का जो है वो 4 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर है जो अभी आपको नजर आ रहा है कि एक फास्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। ये बिल्कुल पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, 3 फास्फोरस नीचे और एक फास्फोरस ऊपर, और इस तरह से एक पिरामिड बनता है 4 फास्फोरस का। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, और फास्फोरस ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ P4 मॉलिक्यूल इन द नेचर एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल होता है, फास्फोरस के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन एक P4 और दूसरे P4 मॉलिक्यूल के दरमियान वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं। एक P4 और दूसरे P4 मॉलिक्यूल के दरमियान वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं। यानी फास्फोरस का जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वैंडरवाल फोर्सेस से कनेक्टेड होता है। तो फास्फोरस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। जबकि ये जो सिलिकॉन था वो जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर था। तो अब अगर आप फास्फोरस सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो मेल्टिंग के इस प्रोसेस में जहां सॉलिड लिक्विड में टर्न होगा तो जो फोर्सेस ब्रेक होंगी वो वैंडरवाल फोर्सेस है। वैंडरवाल फोर्सेस ब्रेक होंगी। और इसी तरह से फास्फोरस लिक्विड जब फास्फोरस के वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो यहां पर भी मॉलिक्यूल P4 ही रहेगा, यानी गैसियस स्टेट में भी आपको P4 मॉलिक्यूल ही मिलेगा, ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो जब आप इसको मेल्ट करें या बॉयल करें ये आपको हर फॉर्म में मिलेगा इन फॉर्म ऑफ P4 मॉलिक्यूल। तो फास्फोरस जो है वो एग्जिस्ट करता है एज P4 मॉलिक्यूल, और ये सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। सर ये जो आपने P4 के दरमियान जो लाइनें बनाई है वो अट्रैक्शन बता रहे हैं आप? जी जी, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो वैंडरवाल फोर्सेस हैं, और मॉलिक्यूल आपस में जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ वो वीक वैंडरवाल फोर्सेस से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर है, लाइक आयोडीन। आयोडीन में भी सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आयोडीन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जबकि फास्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल 4 एटम्स के मिलने से बनता है। होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। सर एक दफा मेटलॉइड की डेफिनेशन दोबारा बता दें, मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड्स कुछ भी नहीं होते इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जो अंडर सर्टेन कंडीशंस मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर जो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? राइट जी, इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।